नमस्कार। आज हम कानूनी दुनिया के एक ऐसे पहलू पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन असल में बेहद दिलचस्प और गहरा है। हम बात कर रहे हैं इंजंक्शन या निषेधाज्ञा की। ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि इसका मतलब बस किसी को कुछ करने से रोकना है, कि ये तो वकीलों के लिए एक पूरे टूल किट की तरह है। बिल्कुल सही शब्द है, टूल किट, जिसमें हर स्थिति के लिए मतलब अलग-अलग और बहुत सटीक औजार हैं। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद इसी टूल किट को खोलकर देखना है। हम सिर्फ परिभाषाओं पर नहीं रुकेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि एक वकील कब और क्यों किसी खास इंजंक्शन को चुनता है। और यही बात एक औसत और एक बेहतरीन कानूनी पेशेवर के बीच का फर्क तय करती है। ये जानना कि किस स्थिति में कौन सा औजार इस्तेमाल करना है, ये कानून की खूबसूरती है। बिल्कुल, ये दिखाती है कि कैसे किसी भी जटिल समस्या के लिए एक विशेष समाधान बनाया जा सकता है। तो चलिए इस टूल किट को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले नींव की बात करते हैं कि मोटे तौर पर इंजंक्शन 4 तरह के होते हैं। हाँ, ये 4 मुख्य स्तंभ है। प्रिवेंटिव, मैंडेटरी, इंटरलॉक्यूटरी और परमानेंट। ये तो मतलब टूलकिट के वो औजार हैं जो लगभग हर काम में इस्तेमाल होते होंगे, है ना? हाँ, ये बुनियादी वर्गीकरण है। इसे सरल भाषा में समझें तो पहला है प्रिवेंटिव या प्रोहिबिटरी, जो सबसे आम है। सबसे आम। इसका सीधा मतलब है ये मत करो। ये प्रतिवादी को कुछ गलत करने से रोकता है। ठीक है। दूसरा है मैंडेटरी या रेस्टोरेटिव। ये ठीक इसका उल्टा काम करता है। अच्छा, वो कहता है ये करो। हाँ, वो कहता है जो गलत किया है उसे ठीक करो। जैसे अगर किसी ने कोई अवैध दीवार बना ली है तो उसे तोड़ने का आदेश। और बाकी दो वो तो समय से जुड़े हुए लगते हैं, एक अस्थायी और एक स्थायी। बिल्कुल, इंटरलॉक्यूटरी या अंतरिम इंजंक्शन एक तरह का स्टे है। स्टे? हाँ, मतलब एक अस्थायी राहत जब तक मुकदमा चल रहा है, ताकि मुख्य मामले का फैसला आने तक कोई बड़ा ऐसा नुकसान ना हो जाए जिसे बाद में ठीक ना किया जा सके। और आखिर में जब केस की पूरी सुनवाई हो जाती है तब आता है परमानेंट इंजंक्शन। ये अंतिम राहत है जो केस जीतने के बाद स्थायी रूप से दी जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे टूल किट के पाना और पेचकस जो रोजमर्रा के काम आते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे खास औजारों की बात करते हैं जो बहुत मुश्किल कामों के लिए बने हैं। हाँ, जिन्हें बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है। एक बहुत दिलचस्प शब्द पढ़ा, क्विया टाइमेट इंजंक्शन। इसका मतलब है क्योंकि वो डरता है। ये तो भविष्य में होने वाले नुकसान को रोकने जैसा है। ये एक बहुत ही दूरदर्शी उपाय है। ये चोट की आशंका पर आधारित है, यानी वादी को अदालत को यह विश्वास दिलाना होता है कि नुकसान होना लगभग तय है, भले ही अभी हुआ ना हो। लेकिन आशंका तो बहुत सब्जेक्टिव हो सकती है। मतलब अदालत कैसे तय करती है कि ये असली खतरा है या सिर्फ मेरा वहम? बहुत अच्छा सवाल है। अदालत सिर्फ किसी के डर पर काम नहीं करती। वादी को 2 चीजें साबित करनी होती हैं। क्या? पहला कि खतरा बहुत गंभीर और निकट है, और दूसरा अगर नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई पैसे से नहीं की जा सकेगी। कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे मान लीजिए किसी को पता चलता है कि एक फैक्ट्री उसके खेत के पास जहरीला कचरा फेंकने की योजना बना रही है। अभी फेंका नहीं है, बस योजना है। बस योजना है, लेकिन अगर वो कचरा फेंका गया तो पूरी जमीन बंजर हो जाएगी। इस स्थिति में वह नुकसान होने से पहले ही उसे रोकने के लिए क्विया टाइमेट इंजंक्शन की मांग कर सकता है। अच्छा, ये समझ में आता है। अब एक और नाटकीय शब्द पर आते हैं, मारेवा इंजंक्शन। हाँ, जिसे फ्रीजिंग ऑर्डर भी कहा गया है। इसका मतलब वही है जो मैं समझ रही हूँ। क्या अदालत किसी की संपत्ति को सचमुच फ्रीज कर सकती है? हाँ, बिल्कुल। ये किसी की संपत्ति पर वित्तीय हथकड़ी लगाने जैसा है। वित्तीय हथकड़ी? इसका सीधा सीधा फंडा यह है कि अगर वादी केस जीत जाए तो प्रतिवादी अपनी संपत्ति बेचकर या किसी दूसरे देश में ट्रांसफर करके गायब ना हो जाए। अच्छा। अगर ऐसा हो गया तो वादी के हाथ में सिर्फ एक कागजी डिग्री रह जाएगी, जिसका कोई मूल्य नहीं होगा। बिल्कुल, ये डिग्री को निष्फल होने से बचाता है। पर ये तो एक बहुत बड़ा कदम है। आप किसी को उसकी अपनी संपत्ति इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं, जबकि केस का फैसला भी नहीं आया। अदालत में क्या साबित करना पड़ता है इसके लिए? ये आसानी से तो नहीं मिलता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वादी को प्रथम दृष्टया प्रिमा फेसी ये दिखाना होता है कि उसका केस मजबूत है, पर सबसे जरूरी उसे ये साबित करना होता है कि इस बात का वास्तविक खतरा है कि प्रतिवादी अपनी संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर देगा। और अदालत सबूत देखती होगी। हाँ, सबूत देखती है। क्या प्रतिवादी ने अचानक अपनी संपत्तियां बेचनी शुरू कर दी हैं? क्या उसका विदेश भागने का कोई इरादा है? सिर्फ शक के आधार पर यह आदेश नहीं दिया जाता। ठीक है, तुम्हारे वहाँ इंजंक्शन संपत्ति को फ्रीज करता है, लेकिन क्या हो अगर खतरा संपत्ति का नहीं, सबूतों का हो? मतलब अगर प्रतिवादी केस से जुड़े जरूरी दस्तावेज ही नष्ट करने वाला हो? क्या टूलकिट में इसके लिए भी कोई औजार है? बिल्कुल है, और वो शायद इस टूलकिट का सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद औजार है। कौन सा? एंटोन पिलर ऑर्डर। एंटोन पिलर? इसमें अदालत वादी और उसके वकीलों को प्रतिवादी के परिसर में बिना किसी पूर्व सूचना के जाकर सबूतों की जांच करने और उन्हें अपनी हिरासत में लेने की इजाजत दे देती है। क्या? बिना किसी पूर्व सूचना के? हाँ। ये तो लगभग एक सिविल छापे की तरह लगता है। क्या ये किसी की निजता का उल्लंघन नहीं है? ये एक बहुत ही वैध चिंता है और अदालतें भी इसे मानती हैं। इसीलिए इसे एक कठोर उपाय कहा जाता है। तो ये कब दिया जाता है? सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में। इसका इस्तेमाल ज्यादातर बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामलों में होता है। जैसे सॉफ्टवेयर पायरेसी? सॉफ्टवेयर पायरेसी, नकली माल बनाना,
आप सोचिए अगर किसी नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री को नोटिस भेजा जाए कि हम आपके यहाँ जांच करने आ रहे हैं, तो क्या होगा? वो तो रातों रात सारे सबूत मिटा देंगे। ठीक यही, जब सबूत नष्ट होने का खतरा बहुत ज्यादा और वास्तविक हो, सिर्फ तभी अदालत ये असाधारण कदम उठाती है। इसे सर्च ऑर्डर भी कहते हैं ना? हाँ, पर यह पुलिस के सर्च वारंट से अलग है, क्योंकि एक सिविल मामला है। ये देखना कमाल का है कि कानून कैसे टेक्नोलॉजी की चुनौतियों का जवाब दे रहा है। इसी से जुड़ा एक और अजीब नाम है, जॉन डो या अशोक कुमार इंजंक्शन। ये नाम ही बहुत अनोखा है। आप किसी पर मुकदमा कैसे कर सकते हैं जब आपको उसका नाम ही नहीं पता? यहीं पर यह इंजंक्शन काम आता है। ये अज्ञात प्रतिवादियों के खिलाफ एक कंबल आदेश, एक ब्लैंकेट ऑर्डर जैसा है। अज्ञात प्रतिवादियों के खिलाफ? हाँ, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल इंटरनेट पायरेसी के मामलों में होता है। सोचिए, एक फिल्म रिलीज होती है और हजारों लोग उसे अवैध वेबसाइटों पर स्ट्रीम कर रहे होते हैं। उन सबकी पहचान तुरंत पता लगाना नामुमकिन है। लेकिन अज्ञात लोगों के खिलाफ एक कंबल आदेश, क्या ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है? ये एक बेहतरीन कानूनी सवाल है और अदालतें इस बात का ध्यान रखती हैं। यह आदेश किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि एक खास वर्ग के लोगों के खिलाफ होता है जो एक ही अवैध गतिविधि में शामिल हैं। अच्छा। और जैसे ही किसी उल्लंघनकर्ता की पहचान होती है, उसे कानूनी प्रक्रिया में शामिल किया जाता है और अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। तो ये एक तरह का जरूरी समाधान है। हाँ, हजारों अज्ञात दुश्मनों से लड़ने के लिए बनाया गया है। बिना इसके कॉपीराइट कानून इंटरनेट पर लागू करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और आईपी कानून में तो और भी विशेष इंजंक्शंस हैं, जैसे ब्लॉकिंग और डायनामिक। ये डायनामिक इंजंक्शंस क्या हैं? ये सभी डिजिटल दुनिया की देन है। ब्लॉकिंग इंजंक्शन तो सीधा है, इससे कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया जाता है। ठीक है। लेकिन असली खेल डायनामिक इंजंक्शन का है। ये डायनामिक क्यों है? क्या ये इतना स्मार्ट है? ये बहुत स्मार्ट है। देखिए, अपराधी भी चालाक होते हैं। जब एक पायरेटेड वेबसाइट, मान लीजिए moviesfree.com, को ब्लॉक किया जाता है, तो वे तुरंत एक नई मिरर वेबसाइट बना लेते हैं। बिल्कुल, जैसे moviesfree.org या newmovies.io। हाँ। पहले हर नई वेबसाइट के लिए नया अदालती आदेश लेना पड़ता था, जिसमें हफ्तों लग जाते थे। हाँ। डायनामिक इंजंक्शन इस समस्या को हल करता है। ये एक मुख्य अवैध वेबसाइट के खिलाफ दिए गए आदेश को उसकी जैसी भविष्य में बनने वाली दूसरी मिरर वेबसाइट्स पर अपने आप लागू कर देता है। अरे वाह, तो बार बार कोर्ट नहीं जाना पड़ता? नहीं, वादी को बस अदालत द्वारा नियुक्त अधिकारी को नए वेबसाइट की जानकारी देनी होती है और वो भी ब्लॉक हो जाती है। ये न्याय को अपराधियों से एक कदम आगे रखता है। एक और नाम का जिक्र था, रोलिंग एंटोन पिलर ऑर्डर्स। वो क्या है? रोलिंग एंटोन पिलर ऑर्डर भी इसी सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन भौतिक दुनिया में। मान लीजिए एक पायरेसी रैकेट चलाने वाला व्यक्ति एक गोदाम से पकड़ा जाता है। उसे पता है कि अब उसके दूसरे गोदामों पर भी छापा पड़ सकता है, तो वो क्या करेगा? वो तुरंत अपना माल कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। ये रोलिंग आदेश वादी को इजाजत देता है कि अगर उसे रैकेट से जुड़े किसी नए पते का पता चलता है, तो वो वहां भी कार्रवाई कर सकता है, बिना हर बार अदालत से नया आदेश लिए। तो ये भी समय बचाने और सबूतों को नष्ट होने से रोकने का एक तरीका है। हाँ। अब सूची में दो और दिलचस्प नाम है, एंटी सूट और एंटी आर्बिट्रेशन इंजंक्शन। ये तो कानूनी प्रक्रिया को ही रोकने के लिए लगते हैं। पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन इनका उद्देश्य न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकना है। कैसे? एंटी सूट इंजंक्शन किसी पक्ष को दूसरे देश की अदालत में समानांतर कार्रवाई शुरू करने से रोकता है। मतलब एक ही मामले पर दो जगह सुनवाई ना हो। हाँ, सिर्फ दूसरे को परेशान करने के लिए। एंटी सूट इंजंक्शन एक तरह से कहता है, नहीं, मामला एक ही जगह सुना जाएगा, सिस्टम का दुरुपयोग बंद करें। और एंटी आर्बिट्रेशन इंजंक्शन, मध्यस्थता तो खुद अदालतों का बोझ कम करने के लिए होती है, फिर अदालत उसे क्यों रोकेगी? ये बहुत ही दुर्लभ औजार है। मान लीजिए आपसे धोखे से एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिया गया जिसमें लिखा था कि कोई भी विवाद होगा तो फैसला एक प्राइवेट आर्बिट्रेटर करेगा, जो असल में दूसरी पार्टी का आदमी है। अच्छा, तो यहाँ धोखाधड़ी का मामला है। हाँ, अब आप कोर्ट जाना चाहते हैं पर वो कॉन्ट्रैक्ट आपको रोक रहा है। ऐसी स्थिति में जब ये साबित हो जाए कि मध्यस्थता का समझौता ही धोखाधड़ी पर आधारित है, तो अदालत उस प्रक्रिया को शुरू होने से पहले ही रोक सकती है। तो ये सुनिश्चित करता है कि न्याय के नाम पर अन्याय न हो। बिल्कुल। तो जब हम इन सभी औजारों को एक साथ देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। ये सिर्फ कानूनी शब्दों की एक लंबी सूची नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जीवंत कानूनी प्रणाली का सबूत है जो हर समस्या के लिए एक सटीक समाधान बनाने की क्षमता रखती है। बिल्कुल, ये दिखाती है कि कानून स्थिर नहीं है, ये समाज और प्रौद्योगिकी के साथ बदलता है और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नए औजार बनाता है। जैसे डायनामिक इंजंक्शन। हाँ, ये 30 साल पहले मौजूद नहीं था क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। आज उसके बिना काम नहीं चल सकता। और ये वकीलों का वो टूलकिट है जिसे जानना और समझना उन्हें बेहतर बनाता है। ये सिर्फ केस जीतना नहीं है, बल्कि अपने मुवक्किल को सबसे प्रभावी राहत दिलाना है। आपने बिल्कुल सही कहा। कानून के छात्रों और पेशेवरों के लिए इन बारीकियों को समझना ही उन्हें भीड़ से अलग करता है। सिर्फ बुनियादी 4 प्रकार के इंजंक्शन जानना काफी नहीं है। नहीं, असली कौशल इन विशेष उपकरणों को समझने और सही समय पर लागू करने में है। यही न्यायशास्त्र की खूबसूरती है। और इसी तरह के कानूनी विषयों में और गहराई से उतरने के लिए DLC लीगल न्यूज इन नॉलेज चैनल एक बेहतरीन जरिया है। जो भी कानूनी पेशेवर या छात्र अपनी जानकारी को पैना रखना चाहते हैं, उन्हें इसे जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। निश्चित रूप से।
और इस तरह की चर्चाएं अलग-अलग विचारों से और भी समृद्ध होती हैं। ये देखकर अच्छा लगेगा कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वे कमेंट्स में अपने विचार कैसे साझा करते हैं। हो सकता है उनके पास इन इंजंक्शंस के इस्तेमाल का कोई दिलचस्प अनुभव हो। जरूर। और अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने पेशेवर समूहों और दोस्तों के साथ साझा करने से ये महत्वपूर्ण ज्ञान और भी फैलेगा। ज्ञान साझा करने से ही बढ़ता है, खासकर कानूनी पेशे में। ये सब हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है। क्या? जैसे जैसे तकनीक और समाज विकसित हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, मेटावर्स जैसी नई चुनौतियां हमारे सामने हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सवाल यह है कि क्या हमारा मौजूदा कानूनी टूलकिट भविष्य की इन चुनौतियों के लिए पर्याप्त होगा, या हमें आने वाले समय में पूरी तरह से नए प्रकार के इंजंक्शंस देखने को मिलेंगे जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे क्या एक एंटी एल्गोरिथम इंजंक्शंस हो सकता है जो किसी पक्षपाती एआई को निर्णय लेने से रोके? ये सोचने वाली बात है।